इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है लैरी नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो अपने नए नए और एडवांस प्रोडक्ट्स लोगों के सामने बेचता जा रहा था। कहानी के पहले पार्ट में लैरी ने गोल्डन टैबलेट को हासिल करके सभी म्यूजियम के लोगों को बचा लिया था और उन्हीं आइडियाज की बदौलत उसने अपनी टेक्निकल चीजें बनाई और अपना बिजनेस खड़ा किया। लैरी, जो पहले म्यूजियम में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, वो अब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। लैरी तो अपनी सारी मीटिंग्स खत्म करके डायरेक्टली म्यूजियम में चला जाता है अपने उन दोस्तों से मिलने जो कि सिर्फ रात के समय ही जिंदा होते थे। म्यूजियम में पहुंचने के बाद वहां का डायरेक्टर लैरी को कुछ बता रहा होता है। डायरेक्टर ने लैरी से कहा कि अब नई टेक्नोलॉजी आने के कारण मोम के सारे पुतलों को हटाया जा रहा है, उनके जगह पर होलोग्राफिक इमेजेस और वीडियोस लगाई जाएंगी। यानी कि एक तरह से म्यूजियम की इन मोम के पुतलों की कोई जरूरत ही नहीं। इसीलिए मैनेजमेंट में डिसीजन लिया है कि यहाँ से बहुत सारे पुतलों को लेके जाकर वॉशिंगटन डीसी के बड़े से म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लैरी इस बात से थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि इतने कम टाइम में म्यूजियम के सारे मोम के पुतले और सभी एंटीक चीजें उसके दोस्त बन चुके थे। दिन ढलने के बाद जैसे ही रात हुई तब लैरी म्यूजियम के अंदर आ गया अपने दोस्तों से मिलने के लिए। सारे मोम के पुतले और जानवर जो म्यूजियम में प्रेजेंट होते हैं वो जिंदा हो चुके थे। उनमें से कैप्टन जो घोड़े पर सवार था वो लैरी को बता रहा होता है कि मेरे और कुछ डायनासोर्स के टुकड़ों के अलावा सभी को वॉशिंगटन डीसी के म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गोल्डन टैबलेट यहाँ रहने के कारण हम ही लोग जिंदा रह पाएंगे। जो लोग म्यूजियम में ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो कभी जिंदा ही नहीं हो पाएंगे। लैरी को इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि वो अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन कैप्टन यहाँ लैरी को अचानक की ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पूरी बात खत्म करने से पहले ही दिन निकल चुका था और म्यूजियम की सारी चीजें जो जिंदा हो चुकी थी वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है। लैरी तो सुन ही नहीं पाया कि कैप्टन की ऑफ हैप्पीनेस के बारे में क्या बोल रहे थे। लैरी अब अपने घर पर आ गया था जो अपने बेटे बेन के साथ डिनर करने जा रहा था। तभी अचानक लैरी को एक कॉल आता है जिसे उठाने पर पता चला कि ये तो म्यूजियम में मौजूद उन छोटे छोटे ओल्ड सिविलाइजेशन के लोगों का कॉल है, जो लैरी को कह रहा था कि जब सारी चीजें वॉशिंगटन डीसी के म्यूजियम में शिफ्ट की जा रही थी तब वो मंकी गोल्डन टैबलेट अपने साथ लेकर चला गया, जिसकी वजह से सारी चीजें जिंदा होती थी। लैरी ये बात सुनकर एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि वॉशिंगटन डीसी का म्यूजियम इतना ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर ऐसी अनोखी और एंटीक चीजें रखी जाती थी ना, अगर उसके अंदर गोल्डन टैबलेट को एक्टिवेट किया गया तब सारी चीजें जिंदा हो जाएंगी और ये हमारी इंसानियत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए अब लैरी अपने बेटे को समझाता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वॉशिंगटन डीसी पहुंचना पड़ेगा। लैरी तो तुरंत ही उस दूसरे म्यूजियम में जाने के लिए निकल पड़ा। लैरी का बेटा बेन यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी के उस बड़े से म्यूजियम के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने फादर की मदद करनी थी और प्रॉपर डायरेक्शन दिखाना था। लैरी जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ के वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाता है उस बड़े से म्यूजियम में। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट मौजूद थे, जैसे कि स्पेस का डिपार्टमेंट अलग और हिस्टोरिक चीजों का डिपार्टमेंट अलग। अब लैरी यहाँ पर अपने बेटे बेन द्वारा बताए गए रास्तों पर चलता जा रहा था जहाँ पर उसे गोल्डन टैबलेट मिल सकता है। हालांकि लैरी को रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड्स भी रोक लेते हैं, लेकिन वो हाथ की सफाई में काफी ज्यादा माहिर था। इसीलिए लैरी ने बड़ी चालाकी से उस सिक्योरिटी गार्ड का आई कार्ड चुरा लिया और उसके ही एक एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर अंदर घुस गया। बेन ने अपने फादर को बताया कि मुझे गोल्डन टैबलेट के सिग्नल्स थोड़ा नीचे से मिल रहे हैं। हालांकि थोड़ा नीचे पहुंचने पर उसका अपने बेटे से कांटेक्ट टूट जाता है क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। लैरी अब किसी भी तरीके से आगे बढ़ता है और एक बहुत ही बड़ी कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है। उस जगह पर तो बहुत सारे एंशिएंट इजिप्ट के लोग मौजूद थे जो सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण पुतले बन चुके होते हैं। उनमें से तो एक इजिप्शियन स्पैरो भी था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लैरी जब कंटेनर के अंदर जाता है तब उसे मंकी के हाथ में वो गोल्डन टैबलेट दिखाई देता है। लैरी जल्द से जल्द उस गोल्डन टैबलेट को लेने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे पा भी लेता है, पर शायद लैरी की किस्मत यहाँ थोड़ी सी खराब थी क्योंकि बाहर अब पूरा दिन ढल चुका था, जिससे कि वो सारे इजिप्शियन पुतले लोग जिंदा हो जाते हैं। इजिप्शियन स्पैरो और उसके लोग तो लगातार लैरी को घूरते जा रहे थे क्योंकि उसने गोल्डन टैबलेट जो चुराया था, यानी कि अब वो सब लैरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इजिप्शियन फैरो के लोगों ने सबसे पहले कंटेनर को बंद किया और फिर लैरी को सारी बातें बताने लगे। फैरो कह रहा था कि मुझे इस गोल्डन टैबलेट की मदद से अपनी पूरी डेड सेना को जिंदा करना है और फिर बाद में मैं इस गोल्डन टैबलेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिससे कि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाएंगे। लेकिन लैरी को इस बात का अंदाजा था कि अगर ऐसा हुआ तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी।
इसीलिए अब लैरी वो गोल्डन टैबलेट लेकर उनसे दूर भागने लगता है। इजिप्शियन फेरो के सारे लोग लगातार लैरी का पीछा कर रहे थे। लैरी ने तो अब गोल्डन टैबलेट की मदद से बॉक्स में मौजूद एक छोटे से ऑक्टोपस को जिंदा कर दिया था, जो देखते ही देखते काफी बड़ा हो जाता है और इजिप्शियन फेरो के लोगों पर हमला करता है। ऑक्टोपस ने तो अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स की मदद से सभी को मारना भी स्टार्ट कर दिया था, पर फिर भी फेरो के लोग लगातार लैरी का पीछा करते हैं। एक जवान जनरल तो लैरी की मदद भी करता है वहां से भागने के लिए, लेकिन लैरी बच जाता है और वो जनरल ही फंस गया था। स्पैरो के लोग जनरल को पकड़कर उन्हें कैद कर देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद लैरी को एमिलिया नाम की एक बहुत ही बहादुर पायलट मिली, जो इतिहास में बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। रात होने पर अब एमिलिया भी मोम के पुतले से जिंदा हो चुकी थी। लैरी की मदद मांगने पर एमिलिया ने डिसीजन लिया कि वो उसकी सहायता करेगी और गोल्डन टैबलेट को फेरो के हाथों में लगने से रोकेगी। वो दोनों लगातार दूसरी तरफ भागते जा रहे थे, क्योंकि पीछे पीछे फेरो के सभी साथी उसके ऊपर भाले चला रहे होते हैं। लैरी ने यहाँ पर देखा कि गोल्डन टैबलेट की वजह से फोटोज में रखे गए सारे कैरेक्टर्स जिंदा हो चुके हैं। इसीलिए अब लैरी एमिलिया को लेकर फोटोज की दुनिया में चला जाता है। पीछे पीछे वो सारे फेरोज के आदमी भी आ गए थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज की दुनिया में भी उनका पीछा करते रहते हैं। लेकिन लैरी और एमिलिया ने कैसे भी उन्हें चकमा दिया और फोटोज की दुनिया से जल्द बाहर आ गए। लैरी ने तो फोटोज के फ्रेम को उल्टा कर दिया था, जिससे कि फेरो के लोग बाहर न निकल पाए, यानी कि अब वो सब वहीं पर कैद हो चुके थे। यहाँ पर इजिप्शियन फेरो ने तो अपने सारी सेना के लोगों को जगाना भी स्टार्ट कर दिया था। ये सारे फेरो के सबसे खतरनाक और डेडली सिपाही थे। फेरो उन सभी को कहता है कि मुझे किसी भी हालत में गोल्डन टैबलेट चाहिए। अब हमें कंटेनर में से छेद करते हुए उस छोटे लीडर को दिखाया जाता है, जो बाहर निकल रहा था, और इसी ने ही कुछ देर पहले लैरी को कॉल करके बताया था कि गोल्डन टैबलेट यहाँ चोरी हो चुका है। पर अफसोस की बात ये थी कि उस छोटे से लीडर को फेरो के आदमियों ने पकड़ लिया था, यानी कि अब लीडर उनके कब्जे में था। हालांकि लैरी और एमिलिया गोल्डन टैबलेट को लेकर छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फेरो के सिपाही तो चारों तरफ फैल गए थे, जिससे कि उन्हें भागने का कोई मौका ही नहीं मिलता। और अब फेरो ने आखिरकार लैरी और एमिलिया को पकड़ लिया होता है, जिसने कि लैरी से वो गोल्डन टैबलेट हासिल कर लिया था। अब यहाँ फेरो उस गोल्डन टैबलेट को लेकर प्राचीन मम्मी के मकबरे पर रख देता है, लेकिन यहाँ फेरो को एक प्रॉपर कोड डालना पड़ेगा, जिससे कि सारी जिंदा हुई चीजें हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी, यानी कि रात होने पर भी वो सब मोम के पुतले में कन्वर्ट नहीं होंगे। पर ताज्जुब की बात ये होती है कि फेरो को तो वो कोड पता ही नहीं होता, इसीलिए उसने लैरी से पूछा कि आखिर इसका प्रॉपर कोड है क्या। लैरी को भी इस बात का कुछ अंदाजा नहीं होता, इसीलिए फेरो ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर लैरी को धमकी दी कि अगर आने वाले 1 घंटों में अगर तुमने इस कोड का पता नहीं लगाया ना, तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दूंगा। फेरो ने तो लीडर को एक ट्यूब में बंद कर दिया था, जिसके ऊपर रेत गिरती रहती है, और ये रेत 1 घंटे में पूरी की पूरी भर जाएगी। लैरी अगर सही समय पे कोड पता करके नहीं लेकर आया, तब ये लीडर की मौत हो सकती थी। लैरी बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाता है, इसीलिए अब वो गोल्डन टैबलेट लेकर एमिलिया के साथ निकल पड़ा था पता लगाने के लिए। यहाँ पर एमिलिया और लैरी एक साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसीलिए पता नहीं क्यों एमिलिया को लैरी से प्यार हो जाता है। एमिलिया तो लैरी से अपने प्यार का इजहार भी करती है, लेकिन लैरी ने समझाया कि मैं एक इंसान हूँ और तुम मोम की गुड़िया, जो सिर्फ रात में जिंदा होती थी। पर पता नहीं क्यों एमिलिया इस बात से मान ही नहीं रही थी, क्योंकि उसे लैरी से एक तरफा प्यार हो गया था, और एक तरफा प्यार की फीलिंग्स लैरी नहीं समझ पाता। लैरी के दिमाग में सिर्फ अब एक ही चीज घूम रही थी कि वो किसी भी हालत में इस गोल्डन टैबलेट का पासकोड लेके आकर फेरो को दे दे, जिससे कि उसके दोस्तों की जान बच सकती थी। अब यहाँ लैरी को तुरंत ही याद आता है कि एयर एंड स्पेस डिपार्टमेंट में जो दूसरे म्यूजियम में मौजूद है, वहाँ पर आइंस्टाइन की पाई प्रोग्राम वाले सॉल्यूशंस मौजूद हैं, और उनकी मदद से गोल्डन टैबलेट पर लिखे गए कोड को डीकोड किया जा सकता है। इसीलिए अब लैरी एमिलिया के साथ उस दूसरे म्यूजियम में, जो कि स्पेस एंड रिसर्च का था, वहाँ पर जाने के लिए तुरंत ही निकल जाता है। पर अब फेरो ने यहाँ पर लैरी और एमिलिया को बाहर जाते हुए देख लिया था। उसे लग रहा होता है कि शायद लैरी मेरा गोल्डन टैबलेट लेकर यहाँ से भाग रहा है, इसीलिए फेरो ने गुस्से में आकर अपने पूरे सैनिकों को फेरो के पीछे लगा दिया था, जो कहता है कि तुम सब मुझे जल्द से जल्द वो गोल्डन टैबलेट ला कर दो और लैरी को जान से भी मार देना। सभी सिपाही जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, वो लगातार लैरी और एमिलिया के पीछे जाने लगते हैं। अब यहाँ वो छोटा लीडर जो लैरी के पास फंसा हुआ था, उसका एक साथी मदद करने म्यूजियम की तरफ बढ़ रहा होता है।
पर घास में आते समय उसकी मुलाकात एक गिलहरी से हो जाती है जो लगातार उसे खाने की कोशिश कर रही थी। लीडर के दोस्त का साइज इतना छोटा था कि गिलहरी उसे पकड़ कर लेकर चली जाती है। अब यहाँ लैरी और एमिलिया को रास्ते में चलते समय अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही बड़ी स्टैचू मिलती है। लैरी के पास जो गोल्डन टैबलेट था, अगर वो उसे जहाँ पर भी लेकर जाएगा, उसके असर की वजह से सारे स्टैचू जिंदा हो जा रहे थे। अब्राहम लिंकन की इतनी बड़ी स्टैचू के अंदर भी जान आ जाती है और वो लैरी को ऊपर उठा के पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लैरी ने अब्राहम लिंकन की स्टैचू को सारी बातें बताई, जिससे कि अब्राहम लिंकन लैरी और एमिलिया को उनके काम करने के लिए छोड़ देते हैं। अब वो दोनों डायरेक्टली एयर एंड स्पेस म्यूजियम के अंदर चले गए थे, जहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी गई थी। पर अफसोस की बात ये होती है कि गोल्डन टैबलेट की असर की वजह से वहाँ की सारी चीजें जिंदा हो चुकी थी। म्यूजियम में मौजूद एंशिएंट पायलट्स के मोम के पुतले अब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो समझ रहे थे कि इस वक्त जंग चालू है और वो अपने सारे लोगों को जमा करने लगे। लेकिन लैरी और एमिलिया जल्द से जल्द वहां पहुंचकर उन सभी को बताते हैं कि ऐसी कोई भी जंग चालू नहीं है, तुम सब यहाँ सिर्फ गोल्डन टैबलेट की वजह से जिंदा हो चुके हो, जो सुबह होने पर वापस मोम के पुतले में कन्वर्ट हो जाओगे। लैरी की ये बातें उन एंशिएंट लोगों को बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आती। पर तभी एमिलिया ने देखा कि फेरो की सेना उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुकी है। इसीलिए अब लैरी और एमिलिया लगातार उनसे दूर भागने लगते हैं। लैरी ये ट्राई कर रहा था कि वो आइंस्टाइन की इक्वेशन की मदद से पासकोड का पता लगा ले, और वो करता भी कुछ ऐसा ही है। उन सिपाहियों से बचते हुए बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद लैरी ने उस पासकोड का पता लगा ही लिया था, जो आइंस्टाइन के पाई के वैल्यू की बदौलत हुआ था। अब फिलहाल उन दोनों को किसी भी हालत में फेरो की इन सिपाहियों से बचना है। इसीलिए एमिलिया लैरी को एक प्लेन में आने के लिए कहती है, जो दुनिया की सबसे पहली प्लेन थी। एमिलिया एक काफी अच्छी पायलट थी, इसीलिए वो प्लेन आराम से उड़ाती है और सिपाहियों से बचते हुए म्यूजियम से बाहर निकलती है, जो डायरेक्टली लैंड कर रहे थे उस दूसरे म्यूजियम की तरफ जहाँ पर फेरो मौजूद था। लैरी फेरो को कहता है कि मुझे पासकोड का पता चल गया है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे सारे दोस्तों को आजाद करना होगा। फेरो लैरी से वादा करता है और उससे गोल्डन टैबलेट लेकर पासवर्ड डलवाता है। पासवर्ड एकदम करेक्ट होने पर लैरी ने अपने सारे एंशिएंट सिपाहियों और क्रिएचर्स को अपनी इस दुनिया में बुला लिया था। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि फेरो ने शायद लैरी को धोखा दिया है। फेरो ने तो लैरी से पासकोड भी निकलवा लिया और अपनी सेना को बुलाते हुए उसके दोस्तों को छोड़ा भी नहीं। तभी अचानक फेरो के सामने छोटे लीडर का वो छोटा सिपाही आ जाता है, जो उस गिलहरी के ऊपर बैठा हुआ था। लीडर का दोस्त कह रहा था कि तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर फेरो तो नीचे देखकर हंसने लगता है कि आखिर ये छोटा मुझे कैसे मारेगा। लेकिन उस छोटे लीडर के दोस्त ने कहा कि मेरे साथ कोई तो आया है, जरा देखो तो। तभी अचानक अब्राहम लिंकन की वो बड़ी सी स्टैचू म्यूजियम डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर घुस गई थी, जो लगातार फेरो के अंडरवर्ल्ड लोगों को मारने लग जाते हैं। इन सारी चीजों से साफ साफ पता चल रहा था कि अब्राहम लिंकन लैरी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि लैरी ने शुरुआत में ही उन्हें सारी चीजें बताई थी, जिससे कि उन्हें पता चल गया होता है कि लैरी सही है और फेरो गलत। इसीलिए अब उस बड़े अब्राहम लिंकन के स्टैचू ने फेरो के बहुत सारे लोगों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने गोल्डन टैबलेट को देखा, तब उन्हें कुछ रियलाइज होता है और वो एकदम से रुक जाते हैं। अब्राहम लिंकन का स्टैचू यहाँ समझ चुका था कि ये सारी चीजें उन लोगों के मतभेद की वजह से हो रहा है और वो इसके अंदर दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए अब्राहम लिंकन के स्टैचू ने डिसीजन लिया कि वो यहाँ से चले जाएंगे। जाते जाते उन्होंने लैरी से किसी अलग लैंग्वेज में कहा, जिसका मतलब होता है कि गोल्डन टैबलेट का हकदार वही होगा जो सभी को हराकर अंत में बचेगा और वही लीडर कहलाएगा। यानी कि एक तरीके से लैरी को फेरो के सारे आदमियों से फाइट करना होगा। फेरो भी बड़ी जल्दी ये बात समझ जाता है और अब अब्राहम लिंकन के स्टैचू के जाने के बाद दोनों ही ग्रुप्स के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ लैरी के पास तो ज्यादा लोग होते ही नहीं, फिर भी वो बड़ी बहादुरी के साथ फेरो के सिपाहियों से लड़ाई करता रहता है। एक समय पर तो लैरी को लग रहा था कि वो इतने सारे सिपाहियों से कैसे लड़ेगा, पर तभी दूसरी तरफ देखने पर पता चलता है कि एमिलिया ने उसके सारे दोस्तों को बुलाकर ला दिया है, जो कि दूसरे म्यूजियम में मौजूद थे। यानी कि अब लैरी की भी एक बड़ी सी सेना है जो उसकी मदद करने के लिए तुरंत आ जाती है और अब मुकाबला एकदम टक्कर का होगा। लैरी के सभी साथी मिलकर फेरो के सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं, जो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे। लैरी लड़ाई करते करते उस जनरल से मिलता है जिन्होंने उसे पहले बचाया था। जनरल एकदम शांति से कोने में बैठे हुए होते हैं। लैरी जब जनरल के पास गया तब उसे पता चलता है कि जनरल ने आज तक कोई भी जंग जीती नहीं। वो जिस भी जंग में शामिल होता वो हार ही जाती और जनरल नहीं चाहते थे कि वो लैरी की इस जंग में शामिल हो, क्योंकि वो हार जाए। लैरी उन्हें समझाते हुए कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है,
ये तुम्हारा एक भ्रम है जो तुमने अपने दिल के अंदर बिठा रखा है। हम अगर साथ में मिलेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। तब जाकर जनरल को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अब वो भी उठकर फैरो के लोगों से लड़ाई करने लगे थे। वो यहाँ पर अब लैरी और फैरो के बीच 1-on-1 फाइट चालू हो जाती है। फैरो अपने तलवार से लड़ रहा था और वहीं लैरी अपने टॉर्च लाइट से। लैरी तो इतने वार झेलने के कारण काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, पर तभी एमिलिया ने वो गोल्डन टैबलेट ले लिया और उसे मम्मी के मकबरे के ऊपर लगा दिया। उसने आइंस्टाइन के डिकोडिंग पासवर्ड का यूज किया और गोल्डन टैबलेट के ऊपर अप्लाई करके अंडरवर्ल्ड का दरवाजा ओपन कर दिया। लैरी को ये सारी बातें पता चल चुकी थी, इसीलिए वो जानबूझकर फैरो को दरवाजे के पास लेकर जाने लगा और बड़ी चालाकी से दरवाजा खोलकर फैरो को अंदर फेंक दिया, जिससे कि फैरो अंदर जाकर अपने जमाने में पहुंच जाता है। फैरो के खत्म होने के बाद उसकी पूरी सेना टूट जाती है और अब फैरो से कोई भी कमांड ना मिलने के कारण वो सब आजाद हो चुके थे। सब कुछ ठीक करने के बाद एमिलिया और लैरी एक साथ मिलते हैं, जहां पर अब इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद लैरी भी एमिलिया को कहीं न कहीं पसंद करने लगा था। लैरी तो इनडायरेक्ट वे में एमिलिया से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन उसे भी पता था कि एमिलिया कोई इंसान नहीं बल्कि एक मोम का पुतला है, जो अगर जल्द से जल्द सुबह होने से पहले म्यूजियम में नहीं पहुंची तब पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी। और अब यहाँ एमिलिया और लैरी एक आखिरी बार किस करते हैं, जिसके बाद लैरी अपने शहर में आ चुका था और एमिलिया वॉशिंगटन डीसी वाले म्यूजियम में चली गई थी। लैरी जब म्यूजियम में पहुंचा तब वहां पर कैप्टन और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। उन्हें इस बात की हैप्पीनेस थी कि लैरी ने उन्हें सपोर्ट किया और उन सभी का हक दिलवाया। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर सुबह होने वाली थी, इसीलिए सारे पुतले अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। कैप्टन तो लैरी से खुश होकर कह रहे थे कि मैं इसी की ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें हैप्पीनेस और सच्चाई उसी में दिखाई देगी जब तुम किसी दूसरों के लिए मदद करोगे। और लैरी ने तो ऐसा ही किया। उसने अपनी जान उन लोगों के लिए दांव पर लगाई जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। लैरी भी इन सारी बातों को बड़े अच्छे से समझ चुका था। अब हमें यहाँ कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर लैरी ने म्यूजियम के डायरेक्टर के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छी डील साइन कर ली होती है। लैरी ने म्यूजियम के डायरेक्टर से वादा किया था कि वो उसका बिजनेस बढ़ा कर देगा, इसीलिए अब लैरी ने म्यूजियम के विजिटिंग आवर्स रात के कर दिए थे, जहां पर वो गोल्डन टैबलेट की मदद से सभी पुतलों और एंशिएंट लोगों को जिंदा कर देता है। और अब ये सारी चीजें विजिटर्स आकर देख सकते थे, क्योंकि लैरी के कहने पर कोई भी एंशिएंट लोग तबाही नहीं मचाएंगे। सारे दर्शकों को यही लग रहा था कि ये सब किसी तरीके की एक्टर्स है जो हमारा इंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, पर किसी को भी ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कोई छलावा नहीं बल्कि रियलिटी में वो सब थोड़ी देर के लिए जिंदा हो चुके थे। लैरी का ये प्लान बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि म्यूजियम में अब पहले से ज्यादा विजिटर्स आने लगे थे। डायरेक्टर का बिजनेस काफी ऊंचाई पर चला गया था। अब यहाँ लैरी को म्यूजियम के अंदर एक लेडी दिखाई देती है जो सेम टू सेम एमिलिया जैसी लग रही थी। उसका चेहरा तो 90% एमिलिया जैसा ही लगता है, इसीलिए अब लैरी उस लेडी के पास आ गया और उससे बहुत ही प्यार भरी बातें करने लगा। यानी कि एक तरह से लैरी को उसकी खोई हुई पार्टनर रियलिटी में मिल गई। लैरी उस लेडी को मुस्कुराते हुए पूरा म्यूजियम दिखाने के लिए चला जाता है और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो